हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान में एक नए महत्वपूर्ण चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। और यह चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर हर एग्जाम में जहां पर भी भारतीय संविधान सिलेबस में होता है, यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और बाद में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग घटना चक्र से संबंधित जो भी इस सवाल दिए गए हैं इस चैप्टर को लेकर के घटना चक्र में उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था है या स्थानीय स्वशासन, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। अगर देखा जाए भारतीय शासन प्रणाली में संघात्मक शासन प्रणाली है। भारत की कैसी शासन प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह होती है कि यहाँ पर दोहरी सरकारें होती है। एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। सारी शक्तियां इन्हीं दो सरकारों में विभाजित होती है। देखा जाए भारत या बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो संविधान निर्माताओं में यह बात चर्चा हो रही थी कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो स्थानीय स्तर पर होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक गांव स्तर तक होती है, एक क्षेत्र स्तर तक होती है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उसका निस्तारण अगर हो पाए तो उसी स्थान पर ही कोई स्थानीय निकाय के द्वारा या संस्था के द्वारा उसका जो है वहीं पर निस्तारण कर दिया जाए। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये महत्वपूर्ण सरकारें होती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि किसी स्थान विशेष पर जो समस्या हो उसका निस्तारण एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार आसानी से कर सके। इसलिए एक नए कॉन्सेप्ट स्थानीय स्वशासन, यानी कि एक स्थान विशेष पर कोई संस्था होगी, उसको कुछ शक्तियां दी जाएंगी, कुछ उसको अधिकार दिए जाएंगे और कुछ उसको निधि या फंड दिए जाएंगे, जिनका उपयोग करके वह उस समस्या का निस्तारण आसानी से कर सके। तो देखिए, केंद्र सरकार, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार और केंद्र से राज्यों को मिली है राज्य सरकार। राज्यों के बाद जो शक्तियों को विभाजन हुआ है स्थानीय स्वशासन में हुआ है, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। चूंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है, शक्तियां केंद्र से बाहर की ओर मिली हुई हैं, शक्तियों का विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली कहते हैं, और जब शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में सारी शक्ति आकर निहित हो जाती है, तो उसको केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन में भारत में दो तरीके से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन और शहरी क्षेत्रों के लिए भी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्थानीय स्वशासन होता है उसको कहा जाता है पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली कहा जाता है। और जो शहरी क्षेत्रों के लिए जो शासन प्रणाली होता है या स्थानीय स्वशासन होता है उसको कहा जाता है नगर पालिका। उसको नगर पालिका कहा जाता है, या इसको कहा जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन या शहरी
स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, रूरल लेवल पर पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि शहरी क्षेत्रों में यानी कि शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका का जो निर्माण या पुनर्गठन किया जाता है, गठन किया जाता है, उसको बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों संविधान में यह बात किया गया कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर कुछ संस्थाएं होनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्यों ला गया, क्यों आवश्यकता पड़ी ऐसा। देखिए यहाँ पर स्थानीय समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, यानी कि जो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक विशेष स्थान पर होती है, उसका निस्तारण करने के लिए संस्थाओं की स्थापना करना आवश्यक था। विकास प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि विकास की प्रक्रिया में जो स्थानीय लोग होते हैं उनको भागीदार बनाना, ताकि वो अधिक से अधिक अपनी समस्याओं का निस्तारण स्वयं कर सके। अगला, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि शक्तियों का विभाजन हो, शक्तियों का क्या हो, विभाजन हो। शक्तियां एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था में ना रहे, कई प्रकार की संस्था में उनका विभाजन हो। जैसे कि केंद्र से कुछ शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, राज्यों से कुछ शक्तियां किसको दी गई, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज या नगर पालिका को दी गई। स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा इतिहास पे चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन का क्या महत्व रहा है। क्या स्थानीय स्वशासन स्वतंत्रता के समय भारत में संविधान निर्माण के दौरान ही इस पर चर्चा हुई, क्या इसका कॉन्सेप्ट इसके पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं लाया गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की झलक मिलती है। चोल साम्राज्य यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है। उस समय ऐसी व्यवस्था वहां पर थी चोल साम्राज्य में, लेकिन आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन काल में लॉर्ड रिपिन के द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया स्थानीय स्वशासन के लिए। लॉर्ड रिपिन भारत का एक गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 के मध्य था। इसी ने क्या किया था, 1882 ईस्वी में जिला बोर्डों की स्थापना किया। ठीक है, जिला बोर्डों की स्थापना किया, और यही जिला बोर्ड वर्तमान में जिला पंचायत या जिला पंचायत परिषद के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये सवाल पूछेगा स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपिन को। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात किया था। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक थे। इनका मानना था कि भारत में जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं, जो पंचायत के लोग हैं, उनको कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उनको कुछ शक्तियां मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं को सुलझा सके, उसका निस्तारण कर सके। इसके अलावा जो लोग हैं, इनको शासन में भागीदार भी बनाना चाहिए, इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायतों के गठन का सुझाव दिया था अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 जो है महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। उनका विचार था कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बाद में संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी की इसी विचार पर कई विद्वान, संविधान सभा में कई ऐसे विद्वान थे जो महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों से प्रेरित थे, उनके समर्थक थे। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान थे जो
पंचायतों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनमें एक भूमिका होती है भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार मिले। उनका ऐसा मानना था कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो अत्यंत पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वे और भी हीन अपने आप को महसूस करेंगे, क्योंकि जो समाज में ऐसे लोग हैं जिनका वर्चस्व ज़्यादा है, उनको सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। और ये समाज में पिछड़े वर्ग हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, जिनका वर्चस्व नहीं हो पाएगा। इसलिए वो विषमता से डर रहे थे कि ऐसी शक्तियाँ कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। इसलिए ये भीमराव अम्बेडकर ग्राम स्वराज या पंचायतों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए संविधान सभा ने यह तय किया कि इसको राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल किया जाएगा। इसको राज्य के नीति निषेध तत्व में यानी कि डीपीएसबी में शामिल किया जाएगा। और आप जानते हैं कि राज्य के नीति निषेध तत्व में जो भी बातें लिखी गई है, जितने भी अनुच्छेद हैं, वो राज्य की स्वेच्छा पर आधारित होते हैं। राज्य उनको अपने विवेक से लागू कर सकती है। उसको लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। उसमें जो भी बातें निहित होती हैं संविधान में कि राज्य के नीति निषेध तत्व यानी कि भाग 4 में जो आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, राज्य सरकार उनको अपने संसाधन के आधार पर लागू कर सकती है। उनको लागू करने के लिए वह किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, यानी कि वाद योग्य नहीं है। तो इसलिए चूंकि इस पर विवाद था कि पंचायतों को कुछ अधिकार दिए जाए कि नहीं दिए जाए, इस पर विवाद होने के कारण ही इसको राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल किया गया। ऐसा माना गया कि भविष्य में अगर राज्य या सरकारें ऐसा आवश्यकता महसूस करती हैं तो उसको कानून बनाकर देश में लागू कर सकती हैं, और जिससे सरकारें उस पर तमाम प्रकार से अपना जो है योजनाएं बनाए, संसाधन बनाए, और सब कुछ उस पर लागू करके उसको लोगों के जन भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती है। तो बाद में देखा गया जब 1951 में जब नेहरू की सरकार बनती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए। इस संबंध में उन्होंने कुछ योजनाएं भी चलाई। देखिए, इसमें से 2 योजनाएं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी तिथि पूछी जाती है तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत पंडित नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को की गई। इसी क्रम में एक और कार्यक्रम 1 साल बाद राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया। देखिए, यहाँ 2 अक्टूबर इसलिए आया है क्योंकि ये सारी चीजें हैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। ऐसी योजनाएं हैं जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर लाई गई हैं, इसलिए इसको 2 अक्टूबर को ही लागू किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों योजनाएं असफल हो जाती हैं। ये पंडित नेहरू की दोनों योजनाएं क्या हो जाती हैं? असफल हो जाती हैं। और असफलता के बाद उन्होंने एक कदम उठाया कि एक कमेटी का गठन कर दिया। 1957 में एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसको कहा गया बलवंतराय मेहता समिति या कमेटी कहा गया। और इनसे कहा गया कि किस प्रकार से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको शक्तिशाली बनाया जाए, उनकी जन भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो बलवंतराय मेहता समिति, जिसका गठन 1956 में किया गया था, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1957 में। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने देखिए इसके कारण भी बताए थे कि ये 2 योजनाएं, ऊपर की 2 योजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये दोनों क्यों असफल हुई। इन्होंने इसका कारण भी बताया और इसका सुझाव भी दिया क्या करना चाहिए। उपरोक्त दोनों योजनाएं के असफल होने का कारण बताया। सुझाव इन्होंने क्या दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव दिया, यानी कि कुछ शक्तियां केंद्र से बाहर की तरफ मिलनी चाहिए, यानी कि राज्यों और पंचायतों को भी मिलना चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है। इन्होंने ऐसा सुझाव दिया।
और इसके लिए इन्होंने त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की वकालत की। इन्होंने एक ढांचा दिया जिसको कहा गया त्रिस्तरीय ढांचा या त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। चूंकि इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया, उसको लागू किया गया, इसलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। शिल्पी का मतलब ये निर्माता इनको कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है या शिल्पी कहा जाता है। जो भी जिस भी प्रकार से सवाल आए, हर प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो इन्होंने कहा भारत में पंचायतों में जो शासन प्रणाली होगी, पंचायत स्तर पर या स्थानीय स्तर पर जो भी शासन प्रणाली होगी ना, वो 3 स्तर पर होगी। पहला क्या है? ग्राम पंचायत मतलब पंचायत स्तर पर या गांव स्तर पर। दूसरा है पंचायत समिति, ब्लॉक समिति पर या ब्लॉक स्तर पर। इसको आप विकास खंड भी कह सकते हैं, विकास खंड स्तर पर कह सकते हैं। और जो तीसरा है जिला परिषद या जिला पंचायत, ये किस स्तर पर होगी? जिला स्तर पर होगी। तो ये जो शासन प्रणाली होगी ये 3 स्तर पर होगी। इसको त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कहा जाता है। गांव स्तर पर, ये गांव स्तर पर हो जाएगा आपका, गांव स्तर पर या ग्राम स्तर पर। गांव के बाद होगा आपका ब्लॉक स्तर, ब्लॉक को कहा जाता है विकास खंड कहा जाता है ब्लॉक स्तर पर। और ब्लॉक स्तर के बाद आपका होगा जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर। ये 3 प्रकार। तो एक आपका ये हो गया ब्लॉक स्तर, एक हो गया जिला स्तर और एक हो गया आपका गांव स्तर। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की सिफारिश इन्होंने किया। इन्होंने पूरा खाका तैयार किया, इसीलिए इनको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के निर्माता कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रणेता कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार भी इनको कहा जाता है। तमाम प्रकार से शब्द बनाकर सवाल पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू किया। पंडित नेहरू ने क्या कर दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिया था ना, उसको इन्होंने लागू कर दिया, देश में लागू कर दिया। देखिए, जब इन्होंने लागू किया तो सबसे पहले इसका उद्घाटन, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तर पर शासन प्रणाली होगी ना, वो सबसे पहले लागू किया राजस्थान में। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959, कब 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप राजस्थान कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए तिथि आती है 2 अक्टूबर, और हालांकि ये 1959 में। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में नवंबर 1959 में लागू हुआ। दूसरा जो राज्य था लागू करने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? कर्नाटक। हालांकि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को लागू कर दिया देश में। उनकी जो उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था या त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का सुझाव दिया था ना, उसके पूरे देश में लागू कर दिया गया। क्योंकि राज्य सूची का विषय है, इसलिए ये राज्य सरकार की स्वेच्छा पर आधारित था कि राज्य सरकार इनको लागू करे कि नहीं लागू करे। इसलिए बहुत सी सरकारों ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया, और यह इनकी व्यवस्था को लागू करना ना बहुत अधिक सफल भी नहीं रहा। इसलिए आने वाले जो समय में 1959 के बाद भी जो भी सरकारें आई, उन लोगों ने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कमेटियों का गठन किया। क्योंकि ये व्यवस्था अभी तक उतनी सफल नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या किया? समय समय पर जो सरकारें थी, केंद्र सरकार, उन्होंने पंचायती राज से संबंधित कमेटियों का गठन किया। उनका मानना था कि इसमें कुछ सुधार होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इस पर रिपोर्ट बनने चाहिए। तो देखिए, हम लोग को चर्चा कर लेते हैं कि उसके बाद
जो कमेटी गठित की गई उनमें से कौन सी प्रमुख कमेटी थी? बलवंत राय मेहता समिति के बाद के संथानम समिति या के संथानम कमेटी 1963 में गठित की गई। के संथानम कमेटी कब? 1963 में। चूंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज नहीं है कोई, इसलिए हमने इसमें कोई फैक्ट भी नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते एग्जाम में। दूसरा, अशोक मेहता समिति, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 में। देखिए 1977 में भारत में राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। भारत में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो उन्होंने एक नई कमेटी का गठन कर दिया और उससे सुझाव मांगे। अशोक मेहता समिति 1977 में। मेहता समिति की सिफारिश पूर्ण रूप से लागू न हो पाने के कारण मोरारजी देसाई सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। यानी मेहता समिति की सिफारिश पूर्ण रूप से नहीं लागू हो पाई देश में, इसलिए मोरारजी देसाई ने 1977 में क्या किया? अशोक मेहता समिति का गठन कर दिया। वो बलवंत राय मेहता थे या अशोक मेहता? मेहता समिति की सिफारिश पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ देखिए अशोक मेहता समिति ने कहा कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था की बात बलवंत राय मेहता ने किया था त्रिस्तरीय पर, वो नहीं होना चाहिए, 2 ही स्तर पर होना चाहिए। इसलिए इनको कहा गया कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश दिया था। लेकिन उन्होंने सुझाव क्या दिया? 2 स्तर कौन कौन होने चाहिए? एक तो मंडल पंचायत ब्लॉक स्तर पर और दूसरा जिला स्तर पर, जिला पंचायत। ये देखिए जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर, ये दोनों चीजें उसमें भी शामिल थी। इन्होंने पंचायत स्तर पर व्यवस्था नहीं लागू करने की बात की, इन्होंने ब्लॉक और जिला लेवल पर ही बात किया। तो पूछा जाता है एग्जाम में किस निम्न में से किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात की? तो आप बताएंगे बलवंत राय, अशोक मेहता समिति। ये यहाँ से पूछा जाता है इनका। द्विस्तरीय शासन प्रणाली की बात किस कमेटी ने किया था? तो अशोक मेहता कमेटी ने किया था। इसके अलावा इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन का भी सुझाव दिया था। SC/ST को आरक्षण देने की बात इन्होंने की थी। तो 3 बातें यहाँ पे याद कर लेंगे। द्विस्तरीय शासन प्रणाली की बात इन्होंने किया, ग्राम पंचायत के गठन की बात किया, SC/ST को आरक्षण देने की बात इन्होंने किया था। आगे देखते हैं GV राव समिति। कौन सी कमेटी है? GV राव कमेटी। ये 1985 में गठित हुई थी। महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं LM सिंघवी समिति। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। LM सिंघवी समिति, इसका गठन कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। उस समय राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री। LM सिंघवी समिति का गठन किन्होंने किया था? राजीव गांधी ने किया था। LM सिंघवी ने क्या सुझाव दिया? यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात। अभी तक जो भी कमेटी थी उन लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं किया था। देखिए इन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाना है ना, तो उसको पहले कानून में मान्यता देनी होगी। कानून में मान्यता देने के बाद ही सरकारें बाध्य हो सकती हैं, तभी वो लागू हो सकती हैं, और इसके पहले देश में लागू नहीं हो सकता। इसका सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तभी यह जो है शासन प्रणाली सफल हो सकती है। इसलिए उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। तो अगर सवाल पूछ ले निम्न में से किस कमेटी ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी? तो आपका LM सिंघवी समिति 1986। संवैधानिक दर्जा देने की बात मतलब कि आप उसको संविधान में संशोधन करके कहीं जोड़ेंगे, किसी अनुच्छेद या भाग या अनुसूची में कहीं इसको समाहित करेंगे, तब उसको संवैधानिक दर्जा माना जाएगा। दूसरा इनका सुझाव था त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था का मतलब
वही जो बलवंत राय मेहता ने कहा था, उसी व्यवस्था को इन्होंने भी लागू करने की बात की, त्रिस्तरीय। अशोक मेहता ने द्विस्तर पर बात किया था। ग्राम न्यायालय के गठन, ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव अशोक मेहता ने भी दिया था। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी इन्होंने सुझाव दिया, राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी इन्होंने सुझाव दिया। राज्य चुनाव आयोग, देखिए उसके बाद महत्वपूर्ण कमेटी पीके थुंगन कमेटी। पीके थुंगन कमेटी का भी गठन राजीव गांधी द्वारा 1989 में किया गया। कब किया गया? 1989 में राजीव गांधी द्वारा। संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इन्होंने भी दिया। पीके थुंगन कमेटी और इलम सिंघवी दोनों समितियों ने संवैधानिक दर्जा देने की बात किया था। सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली हेतु, यानी कि आप देखिए, इसके बाद राजीव गांधी ने कदम उठाया और इन्हीं कमेटियों की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संविधान में संशोधन लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करवाया राजीव गांधी ने, और ये इसके लिए संविधान संशोधन लाया गया। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन लाया गया। हालांकि यह लोकसभा से तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका, इसलिए विधेयक गिर गया। फिर बाद में 1992 में सरकार रहती है पीवी नरसिम्हा राव की, वो भी, हालांकि वो भी कांग्रेस की सरकार थी। फिर से संविधान संशोधन लाया गया, उसी लिए इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए फिर से प्रयास किया गया। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। ये कब लाया गया? 1992 में लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, और इसके द्वारा यह तय किया गया कि बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी ना, उसी को लागू किया जाएगा, उसको उसी रूप में लागू कर दिया जाएगा त्रिस्तरीय आधार पर। सरकार किसकी थी? तो पीवी नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे, इनकी सरकार थी। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पारित हो गया यह विधेयक। 23 दिसंबर को अगले दिन राज्यसभा से पारित हो गया। 20 अप्रैल 1992 को, हालांकि ये डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है याद रखने के लिए, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। कब स्वीकृति मिली? 20 अप्रैल 1992 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 24 अप्रैल, ये डेट यहाँ पर याद रखना महत्वपूर्ण है, 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे देश में लागू कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान संशोधन कर दिया गया, भाग जोड़ दिए गए, अनुच्छेद जोड़ दिए गए, अनुसूची जोड़ दी गई। भाग देखिए 9 जोड़ दिया गया। कौन सा भाग? 9 जोड़ा गया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ दिया गया। 243 से 243 ओ तक जोड़ दिया गया। पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को या 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग 9। कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए? तो 243 से 243 ओ जोड़े गए। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए? कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 243 ओ, अगर देखिए अंग्रेजी में पूछा जाए 243 ओ, अगर हिंदी में पूछा जाएगा 243 रा तक, ये 16 कुल अनुच्छेद जोड़े गए। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान में अगर कोई भी संशोधन होता है तो किसी भाग या अनुच्छेद या अनुसूची में संशोधन होता है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी, कुल 8 ही अनुसूचियां थी। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। कुल विषय जो हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? 29 विषय, 29 विषय जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि 29 ऐसे विषय होंगे जिस पर अधिकार
या कानून निर्माण का अधिकार किसको होगा? पंचायतों को होगा। तो ये पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुल कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय, यानी कि 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार या उन पर शक्तियां इसको है ग्राम पंचायतों। वही त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय ढांचा मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इससे पहले किया था। इसमें प्रावधान किया गया प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होगा। 73वां संविधान संशोधन प्रावधान किया गया प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग, ये राज्य वित्त आयोग है, ये राज्य वित्त आयोग है। ये राज्य वित्त आयोग जिसका गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन होगा प्रत्येक 5 वर्ष बाद। त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान यह हो गया 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जितनी कुल सीटें होंगी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, उसमें 1/3 सीट पर किसका आरक्षण होगा? महिलाओं का आरक्षण, यानी कि उस पर महिलाएं ही विजय हो सकती हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे लोकसभा में प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है, उसी तरीके से पंचायत स्तर पर प्रत्याशी बनने के लिए या पद पर आसीन होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष होगा। अगर किसी वजह से उनका विघटन हो जाता है या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो विघटन होने या कार्यकाल पूरा होने के 6 माह के भीतर उनका निर्वाचन करा लेना आवश्यक होता है। अगर कार्यकाल उनका पूरा होता है 5 वर्ष, तो ऐसा प्रावधान किया गया है उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए पंचायत का चुनाव करा लिया जाए। लेकिन अगर किसी कारणवश कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनका विघटन हो जाता है, तो अधिकतम 6 माह के भीतर उनका निर्वाचन करा लेना आवश्यक होता है। एससी एवं एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को 1/3 है, लेकिन एससी एसटी को आरक्षण जो दिया जाएगा वो किस आधार पर दिया जाएगा? वो उनकी जनसंख्या के आधार पर, उनके उस निर्वाचन क्षेत्र में उनकी जितनी जनसंख्या है, जितना प्रतिशत ना, उतनी प्रतिशत सीटों पर उनको आरक्षण दिया जाएगा। जो ओबीसी का आरक्षण है ना, उसको राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। यह तय कर सकते हैं कौन? राज्य विधानमंडल उस राज्य की, चूंकि राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। तो एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण देने की बात तो कर दिया गया स्पष्ट रूप से, लेकिन ओबीसी को आरक्षण देने के लिए राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया। राज्य विधानमंडल अगर आवश्यक समझे तो ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आगे देखते हैं, ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा किसी भी ग्राम में या किसी भी पंचायत में मतदाता सूची में जो भी लोग पंजीकृत होते हैं, यानी कि 18 प्लस ऐसे लोग जिनकी आयु क्या हो? 18 हो या 18 से ऊपर हो, और जिनका क्या हो? मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, ऐसे लोगों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। किसी भी गांव में या किसी भी ग्राम में जितने भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। और ग्राम पंचायत क्या है? उसी ग्राम सभा में से जो सदस्य चुने जाते हैं और प्रधान, ग्राम प्रधान या ग्राम अध्यक्ष या ग्राम प्रधान या ग्राम अध्यक्ष या सरपंच, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है ग्राम पंचायत।
एक प्रकार से वह उस ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की क्या होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। ग्राम पंचायत दोनों काम करती है, कार्यपालिका संबंधी काम और न्यायपालिका संबंधी काम। इसके अलावा ग्राम पंचायत में सरकार के भी कुछ अधिकारी होते हैं, सरकार के भी कुछ प्रतिनिधि होते हैं जिनको कहा जाता है ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत अधिकारी। क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत अधिकारी, या इनको वीडियो भी कहा जाता है। तो देखिए ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत में अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है अंतर। ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम सभा का मतलब वो पूरा गांव के ऐसे लोग, पूरे गांव के ऐसे लोग क्या हो जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो, जिनका नाम क्या हो वोटर लिस्ट में। मान लेते हैं एक गांव में कुल 1500 लोग क्या है, मतदाता है, मतदाता। यही क्या हो गए, यही ग्राम सभा है, यही 1500 लोग क्या है, ग्राम सभा है। अब इस 1500 में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो निर्वाचन में चुनाव जीतेंगे। 1500 लोगों में से कुछ ऐसे होंगे ना जो उस निर्वाचन में या ग्राम पंचायत का जब चुनाव होगा उसमें से चुने जाएंगे या जीतेंगे। इनको कहा जाता है सदस्य, इनको कहा जाएगा सदस्य, वार्ड सदस्य या मेंबर कहा जाता है। और इसी में से एक प्रधान भी होगा, ठीक। तो सदस्य और ग्राम प्रधान को मिलाकर कहा जाता है आपका ग्राम पंचायत। क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ग्राम सभा बड़ी है, यहाँ पर संख्या इनकी क्या है, ज्यादा है, और ग्राम पंचायत क्या है, छोटी है, इनकी जनसंख्या कम है। लेकिन अधिकार ग्राम पंचायत को मिला होता है। एक कार्यकारी संस्था होती है उस ग्राम प्रधान की, यही निर्णय लेती है, यही सारे काम करती है, चाहे कार्यपालिका संबंधी कार्य हो या न्यायपालिका संबंधी कार्य हो, यही काम करती है। या आप कह सकते हैं पूरे ग्राम सभा का या प्रतिनिधि होती है। यहाँ पर जो ग्राम प्रधान होता है वो ग्राम सभा का भी अध्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत का भी अध्यक्ष होता है, दोनों का अध्यक्ष होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनका हटाया जाना, इनको कैसे हटाया जा सकता है। अगर जनता इनके कार्यों से संतुष्ट ना हो तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो इनको पद से हट जाना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव देखिए कब लाया जा सकता है, जब चुनाव हो जाता है ना, चुनाव के 2 वर्ष बाद, निर्वाचन के 2 वर्ष बाद और विघटन के 6 माह पूर्व, यानी कि अगर कार्यकाल पूरा होने वाला है और 6 माह से कम का शेष है कार्यकाल, तब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा का कार्यकाल बचा है तब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। देखिए भारत के शासन प्रणाली में ऐसा केवल पंचायत स्तर पर ही संभव है, और जब जनता अपने चुने हुए प्रत्याशी को वापस बुला ले, उनको बाहर कर दे, इसको कहा जाता है राइट टू रिजेक्ट। क्या कहा जाता है, राइट टू रिजेक्ट। तो राइट टू रिजेक्ट का जो प्रावधान भारत की केवल स्थानीय स्वशासन स्तर पर ही है, पंचायत स्तर पर ही है, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा इन चुनाव स्तर पर नहीं है। लोकसभा विधानसभा या राज्यसभा विधान परिषद चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी एक बार विजयी घोषित हो जाता है तो जनता उनको वापस नहीं बुला सकती है, यानी उनके खिलाफ राइट टू रिजेक्ट का अधिकार नहीं। आगे देखते हैं, संरचना देख लेते हैं या गठन देखते हैं। ग्राम पंचायतों पहले हम देखेंगे ग्राम पंचायतों का गठन। पहला क्या है, ग्राम पंचायत का गठन।
ठीक। फिर आप देखेंगे क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत या जिला परिषद। ये तीन संस्थान त्रिस्तर पर है। ऐसे हम तीनों को अलग अलग देखें। पहले ग्राम पंचायत का गठन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत को कहा जाता है शासन की सबसे छोटी इकाई, यानी इससे कोई छोटा शासन नहीं है। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर शासन होते हैं। इससे छोटे शासन कोई नहीं होता। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? उसको कहा जाता है ग्राम प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता इनको चुनती है। गांव में ग्राम कचहरी का प्रावधान किया गया। कचहरी का मतलब ऐसी संस्थाएं, ऐसे कोर्ट जहां पर फैसले सुनाए जाते हो, और यहाँ पर दोनों प्रकार के फैसले, यानी दोनों प्रकार के मुकदमे सुनाए जाते हैं या सुने जाते हैं। फौजदारी संबंधी मुकदमे और दीवानी संबंधी मुकदमे। 10,000 तक के मामले, ठीक है। यहाँ पर जो दंड लगाया जा सकता है 10,000 तक। 10,000 से ऊपर तक के कोई मामले को सुनने का अधिकार नहीं है। जो ग्राम कचहरी है ना, उसको क्या अधिकार है? 10,000 तक के मामले, उसके ऊपर तक के मामले को सुनने का अधिकार नहीं है। दंड देने का भी अधिकार 10,000 तक है। तो देखिए, ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान, इसके साथ साथ वो ग्राम सभा का भी अध्यक्ष होता है। इसका निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। आगे देखते हैं, जो दूसरा स्तर क्या है आपका? पंचायत समिति। ये दूसरा स्तर है। जो बलवंतराव मेहता समिति ने कहा था 3 स्तर ना, ये दूसरा स्तर आपका हो गया। पंचायत समिति ये किस स्तर पर है? ये आप कह सकते हैं ये ब्लॉक स्तर पर होता है। ये ब्लॉक स्तर पर होता है, या इसको ही कहा जाता है विकास खंड स्तर पर या खंड स्तर पर। ब्लॉक को विकास खंड कहा जाता है, खंड स्तर पर। जो पंचायत समिति होती है, जो कि खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, उसका जो अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख। क्या कहा जाता है इसका? ब्लॉक प्रमुख। और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता चुनाव में भाग नहीं लेती है। पंचायत समिति के जो अध्यक्ष पंचायत समिति के जो क्या होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको बीडीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीडीसी, यानी इनको क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है, बीडीसी कहा जाता है। और यही लोग क्या करते हैं? अध्यक्ष को चुनते हैं जाकर के। ब्लॉक का जो अध्यक्ष होता है इसको चुनते हैं। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान किया गया। हालांकि जो बीडीसी लोग होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य इनको कहा जाता है, ये गांव से चुने जाते हैं, ग्राम स्तर से चुने जाते हैं, जिनका चुनाव जनता सीधे करती है। इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसके अलावा कुछ लोग पदेन सदस्य भी होते हैं, यानी कि स्वयं उसके सदस्य हो जाएंगे पंचायत समिति। इसमें उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य इसका हिस्सा हो सकते हैं। यानी कि जिस भी जिले में वह ग्राम पंचायत है, उस जिले में जो भी लोकसभा का या राज्यसभा का या विधानसभा या विधान परिषद का जो भी सदस्य होगा ना, वहां का क्या चुन लिया जाएगा, वो पदेन हो जाएगा, वो सदस्य हो जाएगा। इसके अलावा सरकार का भी प्रतिनिधि होता है या सरकारी अधिकारी होता है, जिसको कहा जाता है बीडीओ। बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी। ये भी उसका क्या होता है? महत्वपूर्ण अंग होता है। पंचायत समिति में
सरकारी अधिकारी, सर्वोच्च सरकारी अधिकारी कौन है? बीडीओ होता है। जैसे पंचायत स्तर पर सर्वोच्च सरकारी अधिकारी या सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? बीपीओ आप इसको कह सकते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी या वीडीओ कह सकते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी इसको कह सकते हैं। तीसरा स्तर चलिए देखते हैं। तीसरा स्तर क्या है? जिला पंचायत। जिला पंचायत में जो एक अध्यक्ष का पद होता है, दूसरा उपाध्यक्ष का पद होता है। अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये जिले का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य वही क्या करते हैं? आपस में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनका चुनाव जनता सीधे नहीं कर सकती है। देखिए तीनों स्तर में या त्रिस्तरीय में, एक ग्राम स्तर हो गया, दूसरा ब्लॉक स्तर और तीसरा जिला स्तर। केवल ग्राम स्तर का जो अध्यक्ष होता है, जो ग्राम प्रधान होता है, उसका ही चुनाव होता है। बाकी दो आपका ब्लॉक स्तर जिसको क्षेत्र पंचायत समिति कहा जाता है और जिला स्तर जिसको जिला पंचायत समिति कहा जाता है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं इसका चुनाव जनता सीधे नहीं करती है। इसका चुनाव उसके जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। हालांकि जिसके सदस्य होते हैं इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, जिला पंचायत सदस्य का। यहाँ पर भी कुछ पदेन सदस्य होते हैं, यहाँ पर भी क्या होते हैं? कुछ पदेन सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में विधान परिषद के सदस्य जो कि क्षेत्र के हो, वही बात जो क्षेत्र पंचायत में है वही बात यहाँ पर भी है, वही लोग यहाँ पर भी सदस्य होते हैं। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन में जो 16 अनुच्छेद जोड़े गए ना, 16 अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 याद रखना है आपको। इसमें क्या रखा गया है? परिभाषा। सभी की परिभाषा, क्षेत्र पंचायत क्या है, जिला पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, सभी की परिभाषा एक इस अनुच्छेद में 243। हालांकि 243 से 243 ओ तक है, 243 ओ तक। ठीक, कितने? 16 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं 73वां संविधान संशोधन में। कुछ को ही याद रखना है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 243 याद रखना है। इसी तरीके से अनुच्छेद 243 आई याद रखना है। कौन सा? अनुच्छेद 243 आई। यह राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। किसका? राज्य वित्त आयोग का गठन क्या होगा, उसका कार्य क्या होगा? ये 243 आई। इसको अगर हिंदी में पूछा जाए 243 झा वित्त आयोग। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। इसी तरीके 243 के या 243 टा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन, दोनों का गठन कौन करता है? राज्यपाल। तो यहाँ 243 आई और 243 के दो अनुच्छेद यहाँ पर महत्वपूर्ण है, याद रखना है। देखिए अगर यहाँ पर ये हिंदी वाला याद करना कठिन हो ना, तो जब भी पेपर आएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है क्वेश्चन, तो इंग्लिश वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा। इंग्लिश वाला जब ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको के मिलेगा, और हिंदी अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर टा मिलेगा आपको उसमें। तो इसको देखिएगा आप, तो आपको याद आ जाएगा। आगे देखिए 243 यम कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कुछ राज्यों में नहीं लागू है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य, ठीक है, इनमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, वहां पर द्विस्तरीय ही शासन प्रणाली की बात की गई। द्विस्तरीय प्रणाली की बात की गई वहां पर, 20 लाख से कम जनसंख्या। और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है।
यानी कि जिन किन क्षेत्रों में नहीं लागू है वो अनुच्छेद 243 ए में आपके। इसी तरीके 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का रोक। अगर पंचायती राज से संबंधित कोई निर्वाचन है, अगर उस संबंधित कोई मामला है, विवाद है ना, तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। न्यायालय को यहाँ पर रोका गया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका पंचायती राज व्यवस्था। इसी के बाद हम लोग 74वां संविधान संशोधन को भी पढ़ लेते हैं, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शहरी शासन प्रणाली हो जाएगा या शहरी निकाय हो जाएगा। देखिए, स्थानीय निकाय, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन पे हम लोग चर्चा किए थे। तो ये ग्राम स्तर पर है स्थानीय स्वशासन और दूसरा है शहरी स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर ये आपका हो गया 73वां संविधान संशोधन, और यहाँ पर हो गया 74वां संविधान संशोधन। ठीक, तो हम लोग 74वें पे चर्चा करते हैं। 73वां हो गया। अब नगर पालिका या शहरी स्थानीय निकाय की बात कर लेते हैं। लेकिन नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली यहाँ पर भी लागू है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए हमको पढ़ना है। यहाँ पर भी स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है, जिसका कार्यकाल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जिला बोर्डों की स्थापना कब? 1882 में। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? जिला बोर्डों की स्थापना कब किया था? 1882 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना। नगर निगम क्या है? एक शहरी स्थानीय निकाय है। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले भारत में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई थी। कब? ये 1688 ईस्वी में, 29 सितंबर 1688 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई थी भारत में। शहरी संस्थाओं को यानी नगर पालिका को अधिकार देने के लिए, उनको कानूनी मान्यता देने के लिए ना संविधान संशोधन लाया गया, जिसको कहा गया 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लाया गया। उस समय भी कार्यकाल प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे उन्हीं कार्यकाल में। यानी कि पहले 73वां लाया गया, फिर 74वां भी लाया गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई इस पर। 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। ये डेट याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को। 73वां कब लागू हुआ था? तो 73वां आपका 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था। ये भी 13 में लागू हुआ था। 73वां 24 अप्रैल को, और ये 1 जून को लागू हुआ था। तो देखिए, इसमें भाग 9 एक जोड़ा गया। भाग 9 किससे संबंधित? ग्राम पंचायत से संबंधित, और भाग 9 ए नगर पालिका संबंधित। भाग 9 73वां संविधान संशोधन संबंधित, और भाग 9 ए 74वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कौन था? 73वां संविधान। ओ के बाद पी से लेकर के जेड जी तक, ये 74वां संविधान, जेड जी तक। अब जेड जी का मतलब क्या है? पहले तो ए बी सी डी के बाद इसी तरीके से क्रम में जेड तक आया होगा। जेड के बाद फिर ए से शुरू हो गया, जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरीके से जेड जी तक अनुच्छेद जोड़ेगा।
कुल 18 विषय जोड़े गए। कुल कितने विषय? 18। और 73वां संविधान संशोधन में कुल कितने विषय वहां पर जोड़े गए? वहां पर कुल 29 विषय जोड़े गए। यहाँ पर 18, यहाँ पर विषय कम है। यानी कि 18 ऐसे मुद्दे होंगे ना, ऐसे 18 विषय होंगे ना, जिस पर कानून बनाने का अधिकार, इस पर शक्तियां किसको प्राप्त होंगी? नगर पालिकाओं को। इसके अलावा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? 73वां से। और यहाँ 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन से संबंधित। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी वही प्रावधान है। SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में, महिलाओं को 1/3। ओबीसी का आरक्षण वही होगा, विधानमंडल जो तय करेगा। कार्यकाल यहाँ पर भी 5 वर्ष है। विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर। योग्यता वही 21 वर्ष न्यूनतम। जो आरक्षण का यहाँ पर देखिए कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण देख लेते हैं इसमें भी। अनुच्छेद 243T यहाँ पर आरक्षण की बात करता है। किसकी? महिलाओं की, SC/ST इन सबकी आरक्षण की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 243T। योग्यता का मतलब 21 वर्ष, यही आपका 243B। भारत में आप कह सकते हैं या अधिकतर राज्यों में ग्राम पंचायत या नगर पालिका का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। लेकिन कई जगह पर ऐसा प्रावधान किया गया है कि वहां पर शैक्षिक योग्यता को भी लिया जाता है। तो योग्यता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 243B। इसी तरह के 243W नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार, यानी कि इनको 18 विषयों पर जो कार्य करने की शक्ति है ना, वो किस अनुच्छेद में? 243W में। इसी तरह के 243Y राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान करता है। इसको हिंदी में कहेंगे 243M कहेंगे। 243JD यानी कि जो आपका है अनुच्छेद 243JD राज्य निर्वाचन आयोग, इसको अनुच्छेद हिंदी में कहेंगे 243 या का। अब देख लेते हैं तीनों को अलग से कंपेयर करके। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर, ये जो 3 स्तर है ना नगर पालिकाओं की, इनका गठन देखेंगे। संरचना या इनका गठन, ये क्या है? ये पहला नगर पंचायत जिसको कहा जाता है, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक। ऐसा क्षेत्र जो गांव से शहर की ओर बदल रहा हो या परिवर्तित हो रहा हो, उसको कहते हैं नगर पंचायत। यानी कि पहले पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र रहा हो, लेकिन वहां पर जनसंख्या बढ़ रही हो और धीरे धीरे वो शहर के रूप में तब्दील हो रहा हो, उसको नगर पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर पंचायत। ठीक। अब नगर पंचायत के बाद जो छोटे नगर हैं, छोटे शहर है ना, उनको नगर पालिका परिषद कहा गया है। इसी तरीके से जो बड़े शहर हैं, बड़े नगर को क्या कहा जाता है? नगर निगम। तो 3 स्तर हो गए ना। तो चलिए देखिए, जो नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? चेयरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेयरमैन। इसका जो निर्वाचन होता है ना, जो चुनाव होता है, ये कौन करता है? जनता द्वारा। अब जनता जिस चुनाव भाग ले, इसका क्या हो जाएगा? वो प्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा या प्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो नगर पालिका है, उसका जो चेयरमैन है, उसका जो अध्यक्ष है ना, उसका भी चुनाव जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष। नगर निगम में जो अध्यक्ष होता है उसको मेयर कहते हैं और हिंदी में उसको महापौर कहा जाता है। देखिए, जो सदस्य या सभासद होते हैं ना, एक वार्ड, जैसे मान लेते ये शहर है कोई, मान लेते लखनऊ है, तो लखनऊ क्या है? नगर निगम। अब लखनऊ नगर निगम बड़ा नगर निगम है, तो यहाँ पर इन सबको छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है शहर को। तो जब छोटे छोटे बांटा गया ना, इनको क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्ड। ये वार्ड हो गया आपका। इसी तरीके से ये भी वार्ड हो गया, 2 वार्ड नंबर 4 हो गया, वार्ड नंबर 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10। इस तरीके से वार्ड हो जाते हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। 10 11 हो गया। ठीक है। अब जो इस वार्ड से एक
एक व्यक्ति चुना जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? सभासद कहा जाता है। सभासद कहा जाता है, या इसको पार्षद भी कह दिया जाता है, पार्षद। ठीक, देखिए पार्षद यहाँ होता है नगर निगम। नगर निगम में जो वार्ड होता है ना, जिसका प्रमुख होता है, उसको कहा जाता है पार्षद। पार्षद कहा जाता है। और यहाँ क्या कहा जाता है? सभासद कहा जाता है। यहाँ पर भी क्या कहा जाता है? सभासद कहा जाता है। एक एक जो वार्ड होता है ना, ये सभासद हो जाएगा, यहाँ का भी होगा सभासद होगा। और जिस पूरे का सभी वार्डों का जो प्रमुख होगा ना, उसको कहा जाएगा नगर निगम में मेयर कहा जाएगा, या कहा जाएगा महापौर। महापौर कहा जाएगा। अगर नगर पालिका है तो उसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पर देखिए चेयरमैन कहा जाएगा। अगर यही क्या है, नगर पंचायत है, तब भी जो अध्यक्ष होगा उसको क्या कहा जाएगा? चेयरमैन कहा जाएगा। निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। कहीं कहीं पर प्रत्यक्ष रूप से, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष, लेकिन सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में ही इनका निर्वाचन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।